सरबजीत सिंह पाकिस्तानी रेंजर्स के हाथों पकड़े गए, लेकिन कांग्रेस सरकार उनको भारत वापस नहीं ला पाई। देखते ही देखते उन्होंने सरबजीत पर टूट पड़े, उसके सिर पर वार किए। लेकिन 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद ये सोच धीरे धीरे टूटने लगी। लश्कर-ए-तैयबा का सह संस्थापक मौलाना आमिर हमजा को अननोन गनमैन द्वारा मार दिया गया। इजराइल दुनिया का एकमात्र देश है जिसने ये साबित किया कि दुश्मन चाहे जहां हो, उसकी सुरक्षित जगह भी सुरक्षित नहीं। आज हम देखेंगे आतंकवादी कैसे काम करते हैं और सरबजीत सिंह की कहानी और अननोन गनमैन का बदला, और आखिरी में आमिर हमजा कौन था और उसके साथ क्या क्या हुआ। अगस्त 1990, पंजाब के बिखविंड गांव का एक साधारण किसान सरबजीत सिंह अपने खेतों में काम कर रहे थे। ये इलाका पाकिस्तानी सीमा के इतने करीब था कि कई बार किसानों को खुद नहीं पता होता था कि वो भारत में हैं या पाकिस्तान में। और उसी भूल में 28 अगस्त 1990 को सरबजीत सिंह पाकिस्तानी रेंजर्स के हाथों पकड़े गए। लेकिन पाकिस्तान ने उन पर एक ऐसा इल्जाम लगाया जिसने पूरे परिवार की दुनिया पलट दी। 30 अगस्त 1990 को लाहौर में हुए ट्विन बॉम्ब ब्लास्ट्स, जिसमें 10 लोग मारे गए और 66 घायल हुए, इसका पूरा इल्जाम एक बेकसूर किसान पर डाल दिया गया। ये पाकिस्तान का पुराना तरीका था, जब घर में आतंकवाद पनप रहा हो तो किसी बेगुनाह पर ठीकरा फोड़ दो। 10 साल तक मुकदमा चला। 2001 में लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी अपील ठुकरा दी। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया। फांसी की सजा सुना दी गई। सरबजीत की बहन दलबीर कौर ने हार नहीं मानी। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से लेकर मनमोहन सिंह तक सबके दरवाजे खटखटाए, लेकिन कांग्रेस सरकार उनको भारत वापस नहीं ला पाई। 2013 में जेल में उन पर हमला हुआ। कुछ कैदी उसके पास आए। उनमें से एक था आमिर सरफराज तंबा, जो लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद का करीबी था। इन दरिंदों के हाथों में लोहे की छड़ें थीं, टीन के नुकीले टुकड़े थे और ईंटें थीं। देखते ही देखते उन्होंने सरबजीत पर टूट पड़े, उसके सिर पर वार किए। चीखें गूंजी, खून बहा और सरबजीत जमीन पर गिर पड़े। उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। उन्हें तुरंत लाहौर के जिन्ना अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो गहरे कोमा में जा चुके थे। डॉक्टरों ने कह दिया अब वापसी नहीं होगी। बाद में जो रिपोर्ट्स सामने आई वो और भी दिल दहला देने वाली थीं। सरबजीत सिंह के आंतरिक अंग तक गायब थे। पूरे भारत में शोक छा गया। पंजाब सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया और इस पूरे खूनी खेल का मुख्य जिम्मेदार था आमिर सरफराज, पाकिस्तान का एक बड़ा गैंगस्टर। जेल में रहते हुए भी एसी कमरे, टीवी और तमाम सुविधाएं भ्रष्टाचार के बल पर हासिल करता था। जैसे ही उसे पता चला कि सरबजीत सिंह रिहा होकर भारत वापस जा सकते हैं, उसने अपने गुर्गों से उन पर हमला करवा दिया। 11 साल बाद लाहौर, 13 अप्रैल 2024, रात 9:17 बजे आमिर सरफराज तंबा उस रात भी मस्जिद से लौट रहा था, हाथ में तस्बीह और दिमाग में कुछ और। गली के उस छोर पर 2 मोटरसाइकिलें खड़ी थीं, इंजन बंद और सवार काले हेलमेट में, जिनके चेहरे नकाब से ढके थे। वे पिछले 40 मिनट से वहीं थे, न हिले न बोले, बस तंबा के कदमों का इंतजार करते रहे, जैसे शिकारी अपने शिकार का करता है। तंबा जैसे ही बिजली के खंबे के पास पहुंचा, पहली मोटरसाइकिल का इंजन गुर्राया और वो सधे हुए हाथों से तंबा की तरफ बढ़ी। 3 गोलियां उसके सीने में उतर गईं और वो फुटपाथ पर ढेर हो गया, और अगले ही पल दोनों गलियों के अंधेरे में समा गए जैसे आए ही नहीं थे, और तंबा निपट गया। तो आखिर ये अननोन गनमैन है क्या? धुरंधर फिल्म ने अननोन गनमैन शब्द को करोड़ों भारतीयों की जबान पर ला दिया। एक वक्त था जब भारत के खिलाफ खूनी साजिश रचने वाले लोगों की सोच बिल्कुल साफ थी। एक बार सरहद पार कर लो, फिर कोई हाथ नहीं लगा सकता। पाकिस्तान की गलियों में छुपो, किसी सेफ हाउस में बैठो, नेटवर्क चलाते रहो, दूरी ही सुरक्षा है, यही उनका भरोसा था। लेकिन 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद ये सोच धीरे धीरे टूटने लगी। आतंकियों को उनके घर में घुसकर, उनकी अपनी गलियों में, उनके सेफ हाउस में खत्म किया जाने लगा। लेकिन वो भरोसा अब टूट चुका है। इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। इजराइल दुनिया का एकमात्र देश है जिसने ये साबित किया कि दुश्मन चाहे जहां हो, उसकी सुरक्षित जगह भी सुरक्षित नहीं। उनकी खुफिया एजेंसी मोसाद ने टारगेटेड असैसिनेशन की कला को इस हद तक परफेक्टेड किया कि दुनिया भर के आतंकी संगठन इजराइल का नाम सुनकर कांपने लगे। भारत ने इस सोच को समझा, लेकिन अंधाधुंध नकल नहीं की। इजराइल की परिस्थितियां अलग है, उसके दुश्मन अलग है, भारत की चुनौतियां अलग है। इसलिए इस पूरी रणनीति को भारत के संदर्भ में ढाला गया। ये सिलसिला 2015 से 16 में शुरू हुआ था, लेकिन तब किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 2020 से 21 के बाद ये पैटर्न इतना स्पष्ट होने लगा कि दुनिया की नजरें इस पर टिकने लगी। अब जरा देखते हैं इस रणनीति ने किन किन को निशाना बनाया। 2016 पठानकोट हमले का हैंडलर शाहिद लतीफ सियालकोट में गोली से मारा गया। ये कोई इकलौती घटना नहीं थी, ये एक बड़े पैटर्न की शुरुआत थी। इसके बाद एक एक करके सैफुल्लाह खालिद भारत में कई हमलों से जुड़ा।
अबू कतल, हाफिज सईद का करीबी, जम्मू कश्मीर के हमलों से लिंक्ड, अब्दुल्ला शाहीन, लश्कर का टॉप ट्रेनर, मौलाना काशिफ अली, हाफिज सईद का साला और लश्कर के राजनीतिक मोर्चे का चेहरा। और सिर्फ यही नहीं, हाजी उल मरगुल, लश्कर का फाइनेंसर, मुफ्ती फयाज और हबीबुल्लाह रिक्रूटमेंट और कट्टरपंथ फैलाने के लिए जिम्मेदार। यानी सिर्फ बंदूक चलाने वाले नहीं, बल्कि पैसा देने वाले, भर्ती करने वाले, ट्रेनिंग देने वाले और राजनीतिक संरक्षण देने वाले सब निशाने पर आए। ये बात समझिए, जब किसी आतंकी नेटवर्क का फाइनेंसर डरा हुआ हो, रिक्रूटर छुपा हुआ हो, ट्रेनर घर से निकलने से डरे और हैंडलर सोने से पहले सोचे कि सुबह उठेगा भी या नहीं, तो वो पूरा नेटवर्क अंदर से खोखला होने लगता है। ये कहानी सिर्फ कुछ आतंकियों के मारे जाने की नहीं है, ये कहानी है उस सोच के टूटने की जो ये मानती थी कि भारत के खिलाफ साजिश करना कम जोखिम का काम है। अब नहीं है, दूरी अब सुरक्षा नहीं और सेफ हेवन अब सुरक्षित नहीं। और ये इसका नवीनतम उदाहरण है। लश्कर तैयबा का सह संस्थापक मौलाना आमिर हमजा को अननोन गनमैन द्वारा मार दिया गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लश्कर तैयबा का असली कर्ता धर्ता हाफिज सईद को इस संगठन से जोड़ने वाला आमिर हमजा ही था। 2001 का संसद हमला, 2005 का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस अटैक, 2006 के मुंबई सीरियल ट्रेन ब्लास्ट, 2006 का नागपुर RSS हेडक्वार्टर अटैक और सबसे दिल दहला देने वाला 26/11। इन सभी की योजना बनाने वाला आमिर हमजा ही था और इसके बाद अमेरिका ने इसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया था। ये हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर से भी ज्यादा खतरनाक था। अब सवाल ये उठता है, आमिर हमजा जैसे शख्स को मारने का क्या असर होगा? इसे समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि एक आतंकी हमला सिर्फ एक आदमी नहीं करता, इसके पीछे एक पूरी मशीनरी होती है। सबसे ऊपर होता है मास्टरमाइंड, जो पूरे हमले की योजना बनाता है। उसके नीचे होते हैं प्लानर्स, जो उस योजना को जमीन पर उतारते हैं। और इन सब के बीच में होता है एक बेहद जरूरी लेकिन अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला ओवरग्राउंड वर्कर यानी फैसिलिटेटर। यही वो कड़ी है जो पूरी चेन को जोड़ कर रखती है। ये फैसिलिटेटर बाहर से बिल्कुल एक आम नागरिक जैसा दिखता है, लेकिन पर्दे के पीछे ये क्या क्या करता है। भारत में सुरक्षा बलों की तैनाती की गुप्त जानकारी आतंकियों तक पहुंचाता है, हथियार और गोला बारूद की सप्लाई करता है, हवाला के जरिए पैसों का लेन देन करवाता है, हमले के बाद आतंकियों को अपने घर में छुपाता है और फिर उन्हें सुरक्षित तरीके से सीमा पार करवाता है। यानी मास्टरमाइंड और जमीनी आतंकी के बीच की सबसे मजबूत कड़ी। अगर ये कड़ी टूट जाए तो पूरी सेल ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है और यही भारत ने किया। ऑपरेशन सिंदूर में प्लानर्स और मास्टरमाइंड्स को निशाना बनाया गया और अब अननोन गनमैन इन फैसिलिटेटर्स को एक एक करके खत्म कर रहा है। कोई शोर नहीं, कोई दावा नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, बस एक गोली और काम खत्म। यही है भारत की बदलती रणनीति। पहले क्या होता था? पाकिस्तान हमला करता था, भारत सबूत दो की राजनीति खेलता था। FATF की ग्रे लिस्ट, UN में शिकायत और पाकिस्तान मुस्कुराता रहता था। लेकिन अब भारत ने समझ लिया है, सबूत देने से कुछ नहीं होता, सबूत मिटाने वालों को मिटाना होगा। पाकिस्तान ने सोचा था कि अपने आतंकियों को बांग्लादेश में छुपा देंगे, क्योंकि तालिबान ने अब पाकिस्तानी आतंकियों को सपोर्ट करना बंद कर दिया है। नया लॉन्च पैड बांग्लादेश। लेकिन भारत का जवाब साफ है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे POK हो, चाहे बांग्लादेश हो, जहां भी होगा वहीं पहुंचेंगे। ये नया भारत है, ये चुप नहीं रहता, ये सबूत नहीं देता, ये सबक देता है। आमिर हमजा का जन्म हुआ था गुजरावाला, पाकिस्तान। बचपन से ही दिमाग में एक ही बात भरी गई, जिहाद। मदरसे में पढ़ाई हुई, लेकिन किताबें नहीं, नफरत पढ़ी। जब ये महज 16 से 17 साल का था, तभी इसने पहली बार मुजाहिदीन ज्वाइन कर लिए। वो दौर था कोल्ड वॉर का, अमेरिका और USSR आमने सामने थे। अफगानिस्तान में रेड आर्मी के खिलाफ मुजाहिदीन लड़ रहे थे और इसी आग में आमिर हमजा भी कूद पड़ा। अफगानिस्तान में उसने गोरिल्ला वॉर की कला सीखी। ये कोई सीधी लड़ाई नहीं होती जहां दो सेनाएं आमने सामने खड़ी होकर लड़ें। ये होती है छापेमार युद्ध की कला, जिसे दुनिया गोरिल्ला वॉर के नाम से जानती है। इसमें पहले महीनों तक इलाके की रेकी की जाती है। हर गली, हर मोड़, हर रास्ता दिमाग में बैठा लिया जाता है। फिर सुरक्षा बलों की दिनचर्या, उनका रूट, उनका समय, सब कुछ नोट किया जाता है। और जब सही वक्त आता है तो IED बिछा दो, छुप जाओ और इंतजार करो। जैसे ही सुरक्षा बल उस रास्ते से गुजरते हैं, अचानक चारों तरफ से अम्बुश, गोलियां, विस्फोट, तबाही, और ये सब सिर्फ 1.5 से 2 मिनट में। इतने कम वक्त में इतना नुकसान कि सुरक्षा बल संभल भी ना पाए, और जब तक वो जवाब देने की स्थिति में आए, हमलावर धुएं की तरह गायब हो चुके होते हैं। यही वो खतरनाक युद्ध कला थी जो आमिर हमजा ने अफगानिस्तान की पहाड़ियों में सीखी, और यही वो हथियार बना जो आगे चलकर भारत की सड़कों, बाजारों और संसद तक पहुंचा। भारत में जब भी मुंबई हमलों की बात होती है, एक नाम सबसे पहले आता है, हाफिज सईद। लेकिन हाफिज सईद लश्कर तैयबा का चेहरा था, लेकिन उसकी रूह कोई और था। बात करते हैं 1984 की।
पाकिस्तानी पंजाब के एक छोटे से मदरसे में एक नौजवान पढ़ रहा था, आमिर हमजा। कट्टर अहले हदीस विचारधारा में पला बढ़ा। धर्म का ज्ञान था लेकिन दिशा नहीं। तभी उसकी जिंदगी में आया जकीर रहमान लखवी, वही लखवी जो आगे चलकर मुंबई हमलों का ऑपरेशनल चीफ बना। लखवी ने हमजा को भर्ती किया, लेकिन उसके सामने एक बड़ी चुनौती थी। उसके पास लड़के तो थे, लेकिन सब कच्चे मदरसा छात्र। संगठन को एक बड़ा धार्मिक चेहरा चाहिए था, एक ऐसा विद्वान जिसे देखकर लोग कहें कि ये संगठन सिर्फ गुंडों का नहीं बल्कि इस्लाम के रक्षकों का है। हमजा को यही जिम्मेदारी मिली। 1985 में वो पहुंचा लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एक प्रोफेसर के दरवाजे पर। वो प्रोफेसर था हाफिज मोहम्मद सईद, और उसी दिन लिखी गई उस खूनी संगठन की नींव जिसने आगे चलकर भारत का खून बहाया। आमिर हमजा का काम बंदूक चलाना नहीं था, इसका काम था दिमाग बदलना, नए नए लड़कों को जिहाद के नाम पर भड़काना, उनके दिमाग में इतना जहर भरना कि वो खुद अपनी जान देने को तैयार हो जाएं। लश्कर तैयबा के जितने भी सुइसाइड बॉम्बर्स हुए, उन सब का ब्रेन वॉश आमिर हमजा ने किया था। सिर्फ यही नहीं, इसने लश्कर के लिए 2 किताबें लिखी, शहादत और काफिला दावत। इन किताबों में एक ही संदेश था, जिहाद के लिए जियो, जिहाद के लिए मरो, मरोगे तो जन्नत मिलेगी। और इस जहर को वो 6 साल के बच्चों के दिमाग में भरता था। सिर्फ 2 साल की ट्रेनिंग और एक मासूम बच्चा सुइसाइड बॉम्बर बन जाता था। ये था आमिर हमजा का सबसे बड़ा अपराध। इस पूरे खूनी खेल में उसे पाकिस्तानी सेना, ISI और वहां की सरकार का पूरा समर्थन था। पैसा, सुरक्षा, संसाधन, सब कुछ। और यही आमिर हमजा का एक और बड़ा काम था, दुनिया भर से जिहाद के नाम पर फंड इकट्ठा करना। धर्म की आड़ में, देशभक्ति की आड़ में करोड़ों रुपए आतंक की भट्टी में झोंके जाते थे। ये शख्स एक आतंकवादी नहीं था, ये आतंकवाद की एक पूरी फैक्ट्री था। 16 अप्रैल 2026 सुबह, लाहौर। मौलाना आमिर हमजा, लश्कर तैयबा का सह संस्थापक और दूसरा सबसे बड़ा नेता, सुबह अपना मशहूर धार्मिक टीवी प्रोग्राम नूर-ए-सहर रिकॉर्ड करके सिटी 42 चैनल के स्टूडियो से बाहर निकला। उसके साथ रिटायर्ड जज नजीर अहमद गाजी भी थे। दोनों गाड़ी में बैठे और घर की तरफ चल पड़े। गाड़ी कोट लखपत इलाके में पिंडी स्टॉप, हमदर्द चौक, पीको रोड तक पहुंची। तभी 2 मोटरसाइकिल सवार तेज रफ्तार से उनकी गाड़ी के बराबर आ गए। सीधे गोलियां चलाई गईं। गोली हमजा के बाएं बाजू में छाती में लगी और गाड़ी का शीशा चकनाचूर हो गया। गोलियां चलाने के बाद दोनों हमलावर लाहौर की तंग गलियों में गायब हो गए। हमजा को फौरन अस्पताल ले जाया गया। हालत नाजुक थी और वो अस्पताल में मर गया। जय हिंद, जय भारत।